नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। शुक्रिया शहला। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस बेहद खास अंक की। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा विधेयक पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े केवल 2 वोट। प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक से राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की ओर बढ़ेगी भागीदारी। वहीं गृह मंत्री ने कहा, इस विधेयक से महिलाओं के नेतृत्व में विकास यात्रा होगी शुरू। लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अन्य सफलताओं पर होगी चर्चा। तो वहीं राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 है सूचीबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का ग्रेटर नोएडा में करेंगे उद्घाटन। 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा ट्रेड शो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 की चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आज होगी शुरू। बैठक में अवसंरचना एजेंडा की प्राथमिकताओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। उन्नीसवें एशियाई खेलों के महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। फुटबॉल और सेलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद अब राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। संसद की नई इमारत में कार्रवाई 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शुरू हुई और पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस कानून को लागू करने के लिए अब राज्यसभा को भी इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना और फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर खुशी जताते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के ऐसे अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की शुरुआत होगी।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक से नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अमित शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कई दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि उसकी कार्य संस्कृति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनधन खाते का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 70% खाता धारक महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाए गए हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाता है। अमित शाह ने कहा कि महिलाओं के लिए 3 करोड़ मकान बनाए गए और 12 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ा कदम है, लेकिन उसकी ओर से जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए कहा गया है कि विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि वो बीजेपी की ओर से संसद में 29% यानी कि 85 सांसद ओबीसी वर्ग के हैं और मंत्री भी 29 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के ओबीसी विधायक 1358 में 365 हैं, 27% हैं। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। और वहीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। सरकार में मौजूद लोग और बीजेपी के नेताओं में भी इसकी खुशी देखते ही बनती है। महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है। यह देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। विशेष रूप से देश की आधी आबादी महिलाओं को मैं बहुत बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के महिलाओं को एक गिफ्ट लोकसभा में, वैसा ही विधानसभा में जो रिजर्वेशंस का गिफ्ट दिया गया है, महिला रिजर्वेशन बिल, मैं देश के महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। It's a historic day because the long pending issue, which was a burning issue for everybody, has finally been cleared by Lok Sabha. The People's House has cleared it, and now the major part is over. ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि 2014 से लगातार उनकी अनेक नीतियां ऐसी रही जो महिलाओं को सशक्त कराए भारत के अंदर। तो एक नया युग है, नए भारत की तैयारी है। ये जो बिल है ये वास्तव में मातृशक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास का दिवस लेकर के आया है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और सेंट्रल हॉल में उन्होंने भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है और यह बिल महिलाओं को एक अधिकार देगा, महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और देश की वे सब महिलाएं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, सामाजिक क्षेत्र में काम करती है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एक्चुअली महिला लोगों को विचार मिला और देश का नीति तैयार होने में भी महिला लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन।
चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं नारी शक्ति वंदन बिल की, जहां के लोकसभा से पास होने के बाद से देश भर में महिलाओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी खुशी जताई है। कई क्षेत्रों की दिग्गज महिलाएं संसद भवन पहुंची, जिसे वो इतिहास बनते इसे देख सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की पहल के तहत लोकसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक का देश भर में स्वागत हो रहा है। समाज के सभी तबके की महिलाएं विधेयक का समर्थन कर रही हैं। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्से से महिलाएं आरक्षण बिल का समर्थन करने के लिए संसद भवन पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की उत्साहित महिलाएं संसद पहुंची, तो वहीं गुजरात से भी बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगाकर संसद भवन पहुंची। ये जो अनामत मिल रही है उससे हम लेडीज़ लोगों का, महिलाओं का, जो ग्रामीण महिला है वो भी आगे आएगी और जो 33% की रेस्क्यू रखा है अनामत का, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, उसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन आभार कर रहे हैं। और ये विधेयक जो है जो पास हुआ है आज, 2 वोट सिर्फ उनके विरोध में आए हैं, बाकी सब जो है उनके समर्थन में आए। ये भी बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इसमें एक तो सशक्त महिलाएं जो हैं वो आगे आएं और सिर्फ ये ना हो कि ये एक तरह से डमी चीज ना रह के रह जाए कि जैसे पार्षद पति है या सरपंच पति है तो ये इस तरह से सांसद या जो भी हैं विधायक ये चीजें हो जाएं।
फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की कलाकार भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह और शिबानी बेदी ने नए संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। अभिनेत्रियों ने भी महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर की। एक भारतीय होने के नाते, एक नारी होने के नाते बहुत ज़्यादा आशा है मेरे दिल में कि जिस बदलाव के लिए हम रुके थे वो आज आ चुका है और हमारा कल और भी बेहतरीन होगा। जैसे कि मुझे ये बहुत ही बड़ा दिन है कि मैं जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी दिन हम आए हैं, हमें मौका मिला और बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। मैंने अंदर से देखा, हम पहले टीवी में देखते थे और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए औरतें और मेन को, जो कि अभी हो रहा है और हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। आज जी वुमेन रिजर्वेशन बिल यहाँ पे निकला है, उसकी बहुत बहुत खुशी है क्योंकि एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और उसको बहुत मोटिवेट करता है। राजनीति में हमारी महिलाएं जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें रिजर्वेशन मिले, हमारी बातें सुनी जाएं। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी सारे एरियाज में गए, इनके आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर में गए, एंड टुडे इज ऑल्सो अ हिस्टोरिक डे बिकॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, विच आई थिंक इज अ ह्यूज डेवलपमेंट for women, their empowerment and the inclusion of women from all walks of life in the law making process in this country. अब सबकी निगाहें नारी शक्ति वंदन विधेयक के संसद से और फिर राज्य के विधानसभा से पास होने पर है, जिससे इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा में आज चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अन्य सफलताओं पर चर्चा और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सदन में लाया जाएगा और साथ ही डाकघर विधेयक 2023 भी सूचीबद्ध है। इसके अलावा गृह, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, महिला, बाल खेल विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सुप्रभात। कल का दिन हमने देखा जिस तरह से ऐतिहासिक दिन रहा। हम जानते हैं कि बचपन से हम देखते रहे हैं कि महिला आरक्षण को लेकर, इसके लिए 33% आरक्षण को लेकर तमाम आंदोलन होते रहे, लेकिन तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ। लेकिन ये मोदी सरकार का ही दम है कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो सका है। बिल्कुल सहला, जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर जो हमने देखा है कि पिछले 3 दशकों से ये मांग रही है देश में, और एक ऐसी मांग थी जिसको कि लेकर बार बार प्रयास भी हुए, लेकिन वो असफल प्रयास रहे। एक बार हमने देखा कि इस बिल को राज्यसभा से पारित भी कर दिया गया, और इससे पहले जो प्रयास हुए वो लोकसभा में प्रयास हुए, और ये सभी प्रयास विफल रहे। इसकी कोई भी वजह रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब यह विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, यानी कि वहां पर जिन जिन पार्टियों ने लोकसभा में समर्थन कर दिया है, उसके बाद इसका राज्यसभा से पारित होना भी सुनिश्चित है। अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि राज्यसभा में जब ये विधेयक आएगा तो उस पर चर्चा होगी। अलग अलग पहलू सामने ज़रूर आएंगे, कुछ संशोधन भी सामने आ सकते हैं, लेकिन पारित होने को लेकर अब कोई बहुत बड़ी संशय नहीं बची है। इस पूरी की पूरी कवायद में अगर हम देखें, जैसे कि आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों का प्रतिफल है कि आज महिला आरक्षण जो विधेयक है वो फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है। लोकसभा इसे पारित कर चुकी है, पहली बार देश में लोकसभा के द्वारा पारित हुआ है। अब इसे राज्यसभा से पारित करने के बाद हम जानते हैं कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है इस विधेयक के माध्यम से, कि जो परिसीमन का जो प्रोसेस है और जनगणना का जो प्रोसेस है, उसको पूरा करने के बाद जो बढ़ी हुई सीटें होंगी उसके आधार पर महिला आरक्षण विधेयक को जो 33% आरक्षण है उसके रूप में लागू कर दिया जाएगा। और इसी वजह से, इसे दूरदृष्टि ही कहेंगे कि इसी वजह से आज हमारे पास नया संसद भवन है, और भारत की इस नई संसद में जो क्षमता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बढ़ाई गई है। हम जानते हैं कि लोकसभा में करीब 888 और राज्यसभा में तकरीबन 450 के करीब जो सीटें की जो क्षमता है
वो इसमें बनाई गई है। इसी वजह से बनाई गई है क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारे पास परिसीमन का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने की जो प्रक्रिया है वो 2 वर्ष के अंतराल में हो जानी है, यानी कि 2026 में ये फिलहाल इसकी जानकारी है कि ये 2026 तक इसको रोका गया था और उसके बाद 2026 से इसको शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ तक जनगणना की बात है, जनगणना का जो चरण है वो कभी भी शुरू हो सकता है, इसके प्रोसेस शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इस लिहाज से देखें तो अब ये विधेयक पारित होने के बाद ये सुनिश्चित है कि देश में जो महिला आरक्षण है वो एक हकीकत है और 33% जो महिलाओं को जो लोकसभा और विधानसभा इन दोनों में जो है आरक्षण का जो प्रावधान है वो सुनिश्चित हो जाएगा और इसके माध्यम से देश में जो महिलाओं का जो कानून बनाने की प्रक्रिया में जो उनकी भागीदारी है, हमने अभी तक देखा है कि देश में महिला प्रधानमंत्री भी देखे हैं, महिला राष्ट्रपति भी देखे हैं, महिलाओं की तमाम भागीदारी देश में देखी गई है और ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने अपनी कोई इस तरीके की भूमिका नहीं निभाई है। लेकिन इस महिला आरक्षण की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो जन सामान्य के बीच जो भागीदारी का जो प्रावधान है उसको विस्तृत करना, उसको विस्तारित करना है। इस विस्तार की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि एक सामान्य महिला भी इस महिला आरक्षण के माध्यम से देश की जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें शामिल होने में उसका मार्ग प्रशस्त होगा। हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण का प्रावधान है और वहाँ पर जो उन्होंने अब तक अपनी जो काबिलियत दिखाई है और जो नेतृत्व दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में, उसके बाद कहीं कोई संशय नहीं है कि जब ये विस्तारित रूप में लोकसभा और विधानसभाओं में होगा तो महिलाओं की जो संख्या सदनों में दिखाई देगी उसका सीधा असर कानून के रूप में भी दिखाई देगा। हमने देखा है कि महिलाओं के प्रति जो भी कानून बने हैं उसमें सभी ने अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है, लेकिन इस फैसले के बाद और इस परिदृश्य के बाद कि जब सदन में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी तो एक प्रभाव जो कानूनों पर ज़्यादा दिखाई देगा, जो महिलाओं के उन्मुख होंगे और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए होंगे, उसकी एक जो प्रतिध्वनि है उस इस परिणाम के बाद उस रूप में दिखाई देगी। ऋषि, साफ तौर पर जब हमने कल देखा कि जब ये बिल लोकसभा से पास हुआ उसके बाद अलग ही माहौल नजर आ रहा था, लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, खासतौर पर महिलाएं, क्योंकि 33% जो आरक्षण की बात है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और मोदी सरकार ने इसको मुमकिन करके दिखाया है। और किस तरह की तस्वीरें नजर आई, किस तरह का उत्साह नजर आया लोगों के बीच, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने लोगों से बात की होगी उस तरह से निकलते हुए, क्या नजर आया? देखिए गौरव, जहाँ तक कल का अगर हम देखें तो कल का दिन पूरे संसद भवन परिसर में एक ऐसा दृश्य था जिसमें चारों ओर महिलाएं ही दिखाई दे रही थीं। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए ये क्षण निश्चित तौर से एक ऐसा है, अभूतपूर्व है और उनके लिए एक मार्मिक पल भी है क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी। तो ऐसा पल जब उनके सपने पूरे हो रहे हों, उनकी मांगें पूरी हो रही हों, तो ऐसे में उनका उस परिसर में होना, और हमने देखा कि हर उम्र की महिलाएं उसमें मौजूद थीं, युवाओं से लेकर वृद्ध महिलाएं और हर क्षेत्र की महिला उसमें मौजूद थी। अलग अलग भावनाएं थीं, अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं, लेकिन चारों ओर सभी तरफ हम देख रहे थे कि जो गैलरीज हैं, दर्शक दीर्घा की गैलरीज हैं, वहाँ के लिए अगर कोई लाइन थी तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की लाइन थी, उत्साह से भरी हुई थी। अलग अलग तरीके से उन्होंने अभिव्यक्ति भी दी कि वो इस महिला आरक्षण विधेयक पर क्या सोचती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उनके सपने साकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, और इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया। बिल्कुल, और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है, आप देखते रहिए DT न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नया सवेरा।
और आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं G20 की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से खजुराहो में शुरू होगी। ये भारतीय G20 अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह की आखिरी बैठक होगी। इसमें भारत द्वारा आमंत्रित G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। फोरम पिछली 3 IWG बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 2 दिवसीय बैठकों के दौरान प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न आधिकारिक बैठकों के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। और खजुराहो से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य का रुख करते हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। और इंफ्रा के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा तो हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत के इंफ्रा को और ज्यादा विकसित करने के लिए यहाँ पर किन किन बिंदुओं पर बातचीत आगे बढ़ रही है? देखिए, शहरों के आधारभूत ढांचे को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पिछली 3 बैठकों में ये चर्चाएं हुई हैं। और इस बार भी अगर देखें, चूंकि चौथी मीटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की, और पूरी तरीके से अगर देखें तो पहला दिन जो होगा वो सबसे पहले ओपनिंग सेशन होगा और उसके बाद मंथन इस बात पर होगा कि किस तरीके से निजी क्षेत्र का जो इन्वेस्टमेंट है उसको शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अगर बात की जाए उसमें लगाया जाए, कैसे उसको आकर्षित किया जाए और किस तरीके से भविष्य के शहरों का निर्माण की जो संकल्पना है उसको बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर आपको शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाना है, सुविधाओं को अगर बढ़ाना है, तो आपको वित्त की जरूरत होगी और सरकारों की भी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर निजी क्षेत्र जो है उसमें अगर आगे आता है तो उससे कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार और बढ़ती है। और इस तरीके के मॉडल जो है तमाम G20 देशों में कई बार देखने को मिले हैं कई जगहों पे। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी ये होता है अपने अच्छे नवाचारों को साझा करने का, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने का। कुल मिलाकर अगर देखा जाए गौरव, तो तमाम विकसित और विकासशील देशों में जो प्रमुख शहर हैं उन शहरों में किस तरीके से निचले स्तर पर अगर देखें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पर अगर देखें या फिर सरकारों के प्रयासों की तरफ अगर देखें तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये हो रही है खजुराहो में। हम जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है खजुराहो, और यहाँ के मंदिर जो हैं वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। आदित्य, इससे जुड़ा हुआ मैं सवाल भी आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि खजुराहो की जब हम बात कर रहे हैं, जी आदित्य, खजुराहो की जब हम बात कर रहे हैं तो संस्कृति और विरासत को समेटे हुए है। तो ऐसे में जो डेलीगेट्स वहां से आए तो वो जब वहां पर पहुंचे उनका अनुभव कैसा लग रहा है, वहां पर उन्हें कैसा लग रहा है वहां पहुंचकर? देखिए, एक अलग ही उत्साह के साथ आए हैं, क्योंकि इससे पहले जब डेलीगेट्स अलग अलग जगहों पर पहुंचे, ऋषिकेश में थे, तो वहां की सुंदरता, वहां का अध्यात्म एक अलग है। लेकिन खजुराहो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जब डेलीगेट्स यहाँ उतरे तो हमने देखा, जब वो जिस गाड़ियों से उनको लाया जा रहा था उनके जहाँ गंतव्य की, तो और जहां वो रुके हुए जिस होटल में, तो वो खिड़कियों से बाहर झांक कर देख रहे थे, बड़े उत्साह के साथ देख रहे थे, मोबाइल से फोटोज ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और आपस में यही जिज्ञासा उनके अंदर थी कि आने वाले 2 दिन जो है वो खजुराहो, जो लोग पहले नहीं आ पाए थे, वो आज खजुराहो के दीदार जो है वो इन 2 दिनों में करने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं गौरव कि ये G20 जो है इसने भारत के सामर्थ्य को बताया है दुनिया के सामने, इसने जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा मॉडल प्रस्तुत किया है। लिहाजा भारत की संस्कृति जो विविधताओं से भरी हुई है, खजुराहो में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो बुंदेलखंड की एक संस्कृति बहुत रिच संस्कृति मानी जाती है, उसके दीदार भी जो है वो तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें उनको कराए जाएंगे। आसपास के कुछ फॉल्स हैं वहां पर उनको ले जाया जाएगा। गौरव, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हर राज्य में, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश पहुंचे भी थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों का इस बात को लेकर आभार जताया था कि मध्य प्रदेश ने अपने संस्कृति को, अपने पर्यटन को दिखाने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। लिहाजा एक बार फिर मौका मध्य प्रदेश के में है कि अपने खजुराहो को, अपनी संस्कृति को, बुंदेलखंड की कला संस्कृति को इन मेहमानों के सामने दिखाए।
बिल्कुल आदित्य, भारत की संस्कृति हम जानते हैं विविधताओं से भरी हुई है और G20 के जरिए भारत के सामर्थ्य को दुनिया ने देखा है। भारत की कला, संस्कृति, विरासत से दुनिया को रूबरू होने का मौका मिला है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा विधेयक। विधेयक पारित होने पर देश भर में जश्न का माहौल। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े केवल 2 वोट। प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक से राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और बढ़ेगी भागीदारी। वहीं गृह मंत्री ने कहा, इस विधेयक से महिलाओं के नेतृत्व में विकास यात्रा होगी शुरू। लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अन्य सफलताओं पर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 है सूचीबद्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का ग्रेटर नोएडा में करेंगे उद्घाटन। 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा ट्रेड शो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 की चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आज होगी शुरू। बैठक में अवसंरचना एजेंडे की प्राथमिकताओं को दिया जाएगा अंतिम रूप। उन्नीसवें एशियाई खेलों के महिला क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। फुटबॉल और सेलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी संध्या के पास। संध्या, ओवर टू यू। जी गौरव, नया सवेरा देख रहे हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों में बहुत स्वागत है। और अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की राजनीति में बढ़ने वाली भागीदारी से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, कल विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में नारी वंदन अधिनियम पास हो गया, जिसमें 454 वोट समर्थन में पड़े, यानी कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ इस विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। और इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। हिंदुस्तान ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, इस हेडलाइन के साथ इस खबर को बताया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि 2029 चुनाव से पहले कोटा लागू होने की उम्मीद। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही, इस बात के साथ हिंदुस्तान अखबार ने इसे हेडलाइन के साथ लिया है। वहीं कल राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से जुड़ी विशेष चर्चा हो रही थी। और इस दौरान नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल ने कहा कि
चंद्रयान की ये सफलता ऐतिहासिक क्षण है और इसी बात को हेडलाइन के साथ आज अखबार ने लिया है, इस बात को कोट करते हुए। वहीं अब बात कर लेते हैं एक और चंद्रयान 3 से ही जुड़ी हुई खबर की, जिसे आज अखबार ने प्रमुखता के साथ पहले पेज पर लिया है और बताया है कि अब प्रज्ञान और विक्रम को फिर से जगाने की तैयारी हो रही है। जी हां, जिस शिव शक्ति केंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान की, वहां अंधेरा हो चुका था, जिसके बाद अब सूर्योदय होने की उम्मीद है और इसरो ने कल ये बात बताई है और कहा है कि अब सूर्योदय के बाद रोशनी से चार्ज होंगे और सक्रिय होने पर, प्रज्ञान और विक्रम के सक्रिय होने के बाद संचार स्थापित किया जाएगा एक बार फिर से। और बात कर लेते हैं एक और अगली खबर की, जिसे आज दैनिक जागरण ने अर्थ जागरण पेज पर प्रमुखता के साथ लिया है और बताया है कि यूजर्स की सहमति से ही अब उनका डेटा जो है वो डिजिटल डेटा इस्तेमाल कर सकेंगी कंपनियां। आपको याद होगा कि इस साल अगस्त माह में ही डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ और उसके बाद अब इसके अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के अब अगले 30 दिनों में इसकी प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ एक बोर्ड भी बनाया जाएगा और ये बोर्ड में अगर आपके डेटा की आपके अनुमति के बगैर कोई भी कंपनी आपका डेटा का इस्तेमाल करती है तो आप इस बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं और अगर ऐसा हो शिकायत में अगर ये पाया जाता है कि कंपनी ने गलत तरह से डेटा का इस्तेमाल किया है तो 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी होगा। तो आज ये खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स ने पहले पेज पर ली एक बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, कनाडा में रह रहे भारतीयों को अब सलाह दी गई है कि वो वहाँ पर सावधानी बरतें। कनाडा सरकार की ओर से पहले भारत में रहने वाले अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की गई थी और उसके जवाब में अब भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है जो हमारे कनाडा में भारतीय रह रहे हैं सावधानी बरतने की। एक और खबर चलते चलते स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर ही लिया है। जी हां, WHO ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि दुनिया भर में हर तीसरा व्यक्ति उक्त रक्तचाप से पीड़ित है और साथ में ये भी बताया है कि अगर 2023 और 2050 के बीच यदि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इजाफा किया जाता है और इस पर मजबूती के साथ ध्यान दिया जाता है तो 7.6 करोड़ मौतों को रोका जा सकता है। तो ये है आज के अखबारों की तमाम बड़ी खबरें, तमाम प्रमुख खबरें, सेहत से जुड़ी हुई, राष्ट्र से जुड़ी हुई और नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद संध्या, आपने बहुत खूबसूरती से बहुत कम समय में तमाम प्रमुख अखबारों की सुर्खियों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में।
अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे युद्ध में कल एक नया मोड़ देखने को मिला। अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख से अलग हुए क्षेत्र पर अपने पूर्ण नियंत्रण की घोषणा कर दी। इसी के साथ आर्मेनिया ने हफ्तों से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध विराम पर अपनी सहमति जाहिर की है। अजरबैजान ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने नागोर्नो काराबाख के 60 से अधिक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। युद्ध विराम की घोषणा होते ही आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने कहा है कि युद्ध विराम पर सहमति के बाद युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तनाव कम हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अजरबैजान ने शर्त रखी थी कि युद्ध विराम तभी होगा जब नागोर्नो काराबाख के अलगाववादी सभी हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोवा के मतदाताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला बोला। ट्रंप ने ईरानी और अमेरिकी कैदियों की अदला बदली में ईरान को धन जारी करने के बाइडेन प्रशासन के फैसले को गलत बताया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साक्षात्कार में मोहम्मद बिन सलमान ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वो भी परमाणु हथियार बनाएंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति फेलिक्स ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाए और अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में 2 सीटें दी जाएं। राष्ट्रपति फेलिक्स ने संयुक्त राष्ट्र से कांगो में शांति के लिए तैनात संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के सुरक्षा बलों को भी हटाने की मांग की है। और अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। HDFC बैंक की खराब कमेंट्री से बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट रही, जबकि ऑटो FMCG IT शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि PSE इंडेक्स में हल्की खरीदारी रही। फार्मा इंडेक्स में 3% उछाल देखने को मिला और रियल एस्टेट इंडेक्स में 2% उछाल देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.32% की गिरावट के साथ $90.88 प्रति बैरल हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.62% की गिरावट के साथ $93.72 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 50 रुपए टूटकर 60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी भी 300 रुपए टूटकर 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले कुछ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। खेलों के उद्घाटन से पहले आज महिला क्रिकेट में भारत का सामना मलेशिया से हो रहा है। मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें पदक की दौड़ में हैं। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने बुधवार को हांगझू में एशियाई खेलों के नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए पिछले संस्करण के रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया है। मंगलवार को कंबोडिया पर 3-0 से जीत हासिल करने के बाद भारत ने कुल 5 अंक अर्जित करते हुए अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। साथ ही साथ कुश्ती में पहला ओलंपिक कोटा सुनिश्चित करने से वो केवल 1 जीत दूर हैं।
आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के ग्रुप दौर में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है और बुधवार देर रात खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने PSV आयंधोवेन को 4-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की है। मुकाबले में आर्सेनल की टीम शुरू से ही आक्रामक रही। बेहतरीन खेल दिखाते हुए आर्सेनल की ओर से बुकायो साका ने 8वें मिनट में खाता खोला। इसके बाद टीम ने 20वें, 38वें और 70वें मिनट में गोल दागकर मुकाबले को 4-0 से अपने नाम कर लिया। चैंपियंस लीग के नए सीजन में बायर्न म्यूनिख ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। बायर्न म्यूनिख ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेले गए पहले मैच को 4-3 के करीबी अंतर से अपने नाम कर लिया। रोमांचक मुकाबले में जर्मन क्लब बायर्न की ओर से लेरोय साने, सर्ज गनाब्रे, केन और माथेस-टेल ने 1-1 गोल दागे। इस हार के साथ ग्रुप ए में अंतिम स्थान पर आ गई है। और अब देखते हैं सिने जगत की खबरों को फटाफट अंदाज में। रिलायंस एंटरटेनमेंट और मिड डे इन्फो मीडिया लिमिटेड ने साथ काम करने की घोषणा की है। वो सच्ची कहानियों पर आधारित कंटेंट का निर्माण करेंगे। अभिनेता सलमान खान डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। खबर है कि फिल्म के स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ड्राफ्ट सब फाइनल हो चुके हैं। महानायक अमिताभ बच्चन पर फिल्माया मशहूर गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना को फिल्म गणपत के लिए रिक्रिएट किया जाएगा। याराना फिल्म का ये गाना अपने जमाने में काफी हिट रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल कपूर से जुड़े निकनेम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दें कि अनिल ने एक याचिका में बिना उनकी सहमति उनका नाम, आवाज, निकनेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी। खबर है कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में लगाई जाएगी। उनसे पहले प्रभास, महेश बाबू और काजल अग्रवाल के वैक्स स्टैच्यू इस म्यूजियम में रखे जा चुके हैं। दादा साहेब फाल्के की बायोपिक मेड इन इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद दादा साहेब की नाती चंद्रशेखर पुसालकर ने नाराजगी जताई है। चंद्रशेखर ने कहा है कि बिना उनकी फैमिली से पूछे ऐसी अनाउंसमेंट की गई है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा उदयपुर में अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को पंजाबी रीति रिवाज से उनकी शादी होगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इटली के निर्देशन में बनी जवान 7 सितंबर को प्रदर्शित हुई थी। और अब बात आपकी सेहत की। अक्सर देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों में भूलने की आदत हो जाती है। इन परेशानियों को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अल्जाइमर नाम की बीमारी है। दुनिया भर के लोगों को इसी अल्जाइमर नाम की बीमारी के बारे में जागरूक करने के मकसद से हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति धीरे धीरे याददाश्त खोने लगता है और छोटी सी छोटी बात भी याद नहीं रख पाता। जब ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों के चेहरे तक याद नहीं रहते हैं। 1906 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी का पता लगाया था और इन्हीं के नाम पर इस बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है। बीमारी की गंभीरता के मद्देनजर 1984 में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। 1994 में इस संगठन ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसके बाद हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है।
नींद न आना, चिंता, परेशानी, यादाश्त का खोना, निर्णय से जुड़ी समस्याएं, सवालों का बार बार दोहराना, रोजमर्रा के कामों में दिक्कत महसूस होना, किसी काम में मन नहीं लगना और फोकस करने में दिक्कत होना इस बीमारी के लक्षण है। हालांकि अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज विकसित नहीं किया जा सका है, लेकिन जीवन शैली में बदलाव, सावधानियां, योग और व्यायाम इस बीमारी में काफी हद तक सहायक साबित होते हैं। स्मरण शक्ति कमजोर करने वाली ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों को होती है, लेकिन कई बार इसके लक्षण युवाओं में भी पाए जाते हैं। इसलिए जागरूकता और इसका उचित इलाज बेहद आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात योग रखे निरोग की। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस योग के कार्यक्रम में। अब हम करने जाएंगे कपालभाति। चमकती हुई खोपड़ी, कपालभाति। तो इसी से आपका पूरा निखार बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करें। इसको आप रोज सुबह करें, बस 2 या 5 मिनट तक करें इसको और आपके पूरे चेहरे पे उस ग्लो आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग योगा ग्लो, और पूरी दुनिया इस योगा ग्लो के पीछे भाग रही है। और मैं आपको इसका बस टेक्निक बता देती हूँ। सीधे बैठिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, आपके हाथ बिल्कुल सीधे। और कपालभाति में हम ये कर रहे हैं कि हम सांस को निकाल तो रहे हैं, पर जो अंदर सांस ले रहे हैं वो खुद आ रही है। आप सोचिए कि आपका पेट एक साइकिल का पंप है, तो उसको आप पंप करते जाएंगे, हवा निकलती रहेगी, और जो आपकी नाक है उस साइकिल का मुंह है, और वो जो बिल्कुल हवा है वो खुद अंदर आती जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगी जो आपको नहीं करना, आपको ये नहीं करना। आपको सांस से बिल्कुल खुद हवा नहीं लेनी, खुद सांस आएगी अपने आप, ऐसे। यहाँ मैं अपने बस पेट को हिला रही हूँ और जो हवा है वो खुद अंदर आ रही है। सबसे पहले आप 20 करिए, फिर आप 30 करिए, फिर धीरे धीरे कपालभाति को आप बढ़ाइए जब तक आप 2 मिनट रोज सुबह इसको कर सकते हैं। और इस कपालभाति के बहुत सारे दूसरे लाभ भी हैं। आपके पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपके सर्कुलेशन संचालन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको शुरू करता है सुबह। और सबसे अच्छी बात तो ये है इसकी कपालभाति की, पूरे आपके निखार को पूरे अच्छा कर देता है, आपको पूरे आपके पाचन शक्ति को ये खूब बढ़ाता है। और इसका सबसे अच्छा तो यही है लाभ कि आपके पूरे मुंह को ये अच्छी तरीके से चमक देता है। और नया सवेरा में आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। आज गुजरात के कच्छ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 तीव्र बारिश हो सकती है वहां पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, पश्चिम मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और आइए अब नजर डालते हैं विभिन्न शहरों पर और देखते हैं न्यूनतम और उच्चतम तापमान क्या है।
तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में कल शुरू होने जा रही मोटो जीपी बाइक रेस की कुछ झलकियां। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं वो काफ़ी हैं और झलकियां जिसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। पहली बार देश में इस रेस का आयोजन किया जा रहा है, तो आप इन मनमोहक तस्वीरों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी